जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की जो चर्चा का विषय है वो बड़ा सरल और सहज है। जैसे कि आपने सुना होगा सानिध्य साधना में, जब आप सानिध्य में साधना करते हैं तो कोई भी चूक नहीं होती है, उसमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं आती है जिससे साधक विफल हो किसी भी कारणवश। तो ऐसा नहीं होता है सानिध्य में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सानिध्य में साधना करने का जो प्रचलन है, जो चलन है, वो एकदम से उछाल आया है उसमें। तो अभी कुछ साधक आए हुए थे मेरे पास लगातार, इसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लाइव भी नहीं आ पा रहे थे, और 4-4, 5-5 साधक एक एक बार में आ रहे थे, तो उनकी साधनाएं कंप्लीट हो रही थी और वो साधनाएं कराई जा रही थी। तो ऐसे भी कई साधक आए थे जो कई जगह पर साधना करके आए हुए थे और उन्हें देखना ये था कि साधना करने से क्या लाभ होता है। तो उन्होंने उन चीजों को समझा और समझने के बाद साधना की, और साधना करने के बाद जो प्रामाणिकता होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर प्रामाणिकता नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। ऐसे तो आप घर पे भी जाप कर सकते हो। तो जब आप एक मार्गदर्शक के पास जाते हो साधना करने के लिए, तो फिर वो साधना को करने के बाद आप उस शक्ति का प्रयोग भी कर सको। तो मूल होता है प्रयोग, कि प्रयोग कैसे करना है। तो एक साधक आए हुए थे अजय जी, अजय बेनीवाल जी, जिनका वीडियो आने वाला है, आप उसे देखिएगा। तो अजय जी ने वहां दिव्या सोटनी की साधना की, 3 दिवसीय साधना थी। फिर इसके बाद उनके प्रैक्टिकल हुए, तो प्रैक्टिकल करने के बाद, हो जाने के बाद, ये मानस की चीजें समझ पा रहे थे। मैं भी था वहां पे, मैं कपाली भैरव साधना करा रहा था। दिनेश जी आए हुए थे और सुरेश जी, तो इन दोनों को कपाली भैरव बाबा की साधना में करा रहा था वहां वासा जी के पास, और वासा जी उनको मानस की प्रक्रिया समझाते थे, इसलिए मैं भी वहां गया था। तो मैं साधना करा रहा था और वासा जी को वो मानस वाली प्रक्रिया उन्हें समझानी थी। तो कपाली भैरव बाबा की उन्होंने साधना की, और साधना करने के बाद वो जो है मानस के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो वासा जी ने उनसे लिए, और जो भी प्रश्न किए, ये सारा कुछ आप सभी जानते हैं और देखा होगा आपने वीडियो में। तो उस समय अजय जी आए हुए थे वहां पे। तो अजय जी ने वहां दिव्या सोटनी की साधना की, 3 दिवसीय साधना थी। फिर इसके बाद उनके प्रैक्टिकल हुए, तो प्रैक्टिकल करने के बाद, हो जाने के बाद, ये मानस की चीजें समझ पा रहे थे और अपने प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर पा रहे थे। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? एक प्यास होती है साधक को शक्तियों की। जब एक बार साधक इस राह पे आगे बढ़ जाए तो उसे बड़ी प्यास होती है। और कभी कभी क्या होता है कि जहां राशि ज्यादा हो वहां फिर वो सहमति नहीं बन पाती है उसके मन में, तो वो देखता है कि कहाँ राशि कम है। लेकिन ये मैंने कई बार कहा है कि राशि जहां कम होगी या बहुत कम होगी या लगभग निःशुल्क होगी, मुझे आप एक बात बताइए, कोई भी कंपनी है जो बहुत पुरानी कंपनी है, जैसे मान लो सैमसंग हुआ, वीडियोकॉन हुआ, जो भी है, वो अपना एक प्रोडक्ट आपको 1 लाख रुपए में देते हैं और जस्ट उसकी नकल आपको 100 रुपए में मिल जाए, तो आप सोचिए कि उसमें होगा क्या? उसमें कुछ नहीं होगा, केवल ऊपर ऊपर का दिखावा है। तो खैर, करते हैं आगे की चर्चा। तो वो अजय जी वहां गए शमशान काली माँ की साधना करने। जब वहां शमशान काली माँ की साधना करने वो गए, तो सबसे पहले उन्होंने इनकी जो है वो दिव्या सोटनी को विसर्जित करा दिया। अब विसर्जित करा दिया तो हुआ क्या कि जो है एक कारण बताया गया कि दिव्या सोटनी एक पिशाचिनी बन गई हैं जो कि तुम्हारी जाप पूजा को खाएंगी। ऐसा ही कुछ बहाना दिया गया घुमा फिरा कर। तो उन्होंने जो है वो दिव्या सोटनी को विसर्जित कर दिया। जब दिव्या सोटनी को विसर्जित कर दिया तो अब इनके पास कुछ ना रहा। तो इसके बाद क्या हुआ कि वहां उन्होंने शमशान काली जी की जो साधना थी वो संपन्न करी। वो संपन्न करने के बाद उन्होंने इनसे पूछा, जिन्होंने उन्हें संपन्न कराया, कि भाई इनका हम प्रयोग कैसे करें? तो अगली बार आना, हम प्रयोग बता देंगे, अगली बार आना, हम प्रयोग बता देंगे।
अगली बार आना तो दीपावली पे आ जाना, तो हम प्रयोग बता देंगे। दीपावली पे साधक जाए वो कहीं और चले गए, इसके बाद होली, फिर साधक थक जाता है, कहाँ तक आपका पीछा करे, दूरी बहुत होती है, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर। और जब 400-500 किलोमीटर दूरी होगी तो होगा क्या, होगा ये कि वो एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर कहेगा चलो छोड़ो भाई। तो शमशान काली माँ की उन्होंने साधना करा दी, इसके कोई प्रयोग नहीं। हालांकि वो चीजें भी गड़बड़ हैं जो प्रक्रिया उन्होंने हमें बताई, तो मैंने उनसे कहा कि वो साधना नहीं हुई है। और साथ में ऐसा भी होता है कि जब आप गलत प्रक्रिया से कोई साधना कर लेते हो तो उसके दुष्परिणाम आपका पीछे करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप करके आए थे या करी थी तो उस समय संतुष्टि भाव आया था आपके अंदर? बोले नहीं, कोई संतुष्टि भाव नहीं आया था, ना मुझे कुछ समझ आया उसमें। बस अगर आप शक्ति से जुड़ पाते हो, वैसे तो ये संभव ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं जुड़ पा रहे हो तो इसके लिए 50 बहाने हैं। कैसे बहाने हैं? तुम्हारे पितृ नाराज हैं, तुम्हारी कुलदेवी साथ नहीं है, तुम्हें ऐसा है, तुम्हें वैसा है, तुम्हें पितृ दोष लगा है, तुम्हारे पितृ फंसे हुए हैं, तुम्हारे पितृ कैद में हैं, ऐसे तमाम बहाने। हालांकि इससे तंत्र का कोई लेना देना है नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि चलो भाई तुम्हारे पितृ फंसे हैं इसलिए तुम शमशान काली माँ से नहीं जुड़ पा रहे हो, अब तुम यहाँ आए हो एनर्जी रिमूवेशन साधना करने, तो उसको करो भाई। फंसे हैं तो ये साधना भी सफल नहीं होगी तुम्हारी। तो बोले ठीक है करते हैं। उन्हें महातंत्र काट साधना करनी थी, तो महातंत्र काट साधना उन्होंने करी। अब भाग्य की बात ये रही कि एक पवन जी है, पवन शेखावत जी, तो उनको तंत्र से दिक्कत थी, कोई तंत्र प्रयोग हुआ था उनके ऊपर, तो उनकी हालत बड़ी खराब थी। वीडियो आएगा उसको भी आप देख लीजिए। तो मैंने कहा ये अच्छा हुआ, अजय जी करेंगे महातंत्र काट साधना, इनके ऊपर हुआ है तंत्र। मैंने कहा रुको, पहले इनकी साधना संपन्न हो जाने दो, इसके बाद तुम जो है इनका तंत्र काट करना। तो अजय जी ने कहा ठीक है। तो वो रुके रहे, फिर इनका तंत्र काट हुआ। हालत उनकी वास्तव में बहुत नाजुक थी पवन जी की। जब वो आए हुए थे, क्योंकि कुछ और साधक आए थे तो उनके बगल में लेट नहीं रहे थे, उन्हें ये लग रहा था कि ऐसा ना हो उठ के बंदा काट कूट ले, क्योंकि इनका सेंटर ही दिमाग की जो संतुलन है वो हिला हुआ था पवन जी का, और साथ में जो आंखें हैं वो एक इधर एक उधर, इस तरीके से था उनका सिस्टम, बहुत गड़बड़ था। और क्योंकि उसके दिमाग में चीजें बोलती थी, आधे दिमाग में कोई बोल रहा है, आधे दिमाग में कोई बोल रहा है। तो जब व्यक्ति के दिमाग में कोई और चीजें बोले, वो खुद का सोच ही ना पाए, तो भाई करे क्या वो? ऐसे द्वंद्व में, घर्षण में फंसे हुए थे, और चेहरा भी एकदम से अलग समझ आ रहा था कि इस बंदे के ऊपर कोई एनर्जी बैठी हुई है। उनकी पहले स्कैनिंग करी गई, उनको बताया गया कि ये कब हुआ। उसने कहा हाँ लगभग 2.5 से 3 वर्ष हो गए। उन्हें यही बताया गया था तुम इस स्थिति में थे तब ये स्थिति बनी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उन्होंने उस चीज को माना। मानने के बाद अजय जी ने उनका तंत्र काट किया। अजय जी हालांकि दूसरे दिन सुबह चले गए थे। उसको पूछे कि भाई तुम ठीक हो? बोलो हाँ अब हम ठीक हैं। सुबह ये सो रहा था, अजय जी चले गए। फिर ये हमारे पास 2 दिन और रुके। मैंने कहा पहले समझ लो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है न, अभी यहाँ हो? बोले नहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही। तो साधना की प्रामाणिकता होती है। जहां भी आप साधना करते हो, जिस भी जगह करते हो, तो उसकी प्रामाणिकता यही होती है कि वो कार्य कर पाए, क्योंकि ऐसे इन्वेस्ट करने से कोई लाभ नहीं है। मैंने पीर साधना कराई है कई लोगों को, महातंत्र काट साधना कराई है कई लोगों को, अगिया बेताल साधना कराई है कई लोगों को। सब लोग कर रहे हैं, उससे प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही वासा जी ने कई लोगों को कई साधनाएं कराई हैं। उनकी जो है वो सभी अपना अपना कार्य ले रहे हैं। तो यही सारी चीजें होती हैं कि सानिध्य में जो साधना साधक करता है, तो पहले ये तय कर ले तो उसके प्रयोग वो पूछेगा, और प्रायोगिक प्रक्रिया सटीक तरीके से सामने वाला बताएगा। और जब सामने वाला बताता है और जब साधक करता है तो वो सफल भी होना चाहिए। ऐसे सिखाने वाले, भाई देखो कॉपी पेस्ट वाली साधनाएं बहुत रखी हुई हैं लोगों के पास, और कॉपी पेस्ट से होता कुछ नहीं है।
जिसने वो साधना निकाली है उसके लिए कोई सम्मान का भाव नहीं है, साधना कार्य करेगी ही नहीं। आप कितना ही करा लो, कुछ भी कर लो, काम नहीं करेगी वो। प्रायोगिक प्रक्रिया आप कर ही नहीं पाएंगे और ना आप करा पाएंगे। तो ये सारा गोरख धंधा चल रहा है। तो कहने का मतलब है, हाँ एक चीज और है, जिस साधना की राशि 2 लाख है तो कोई आपको 2000 में करा रहा है तो समझ जाना कि कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक आशा होती है ना कि 2000 में चलो करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। लेकिन इससे क्या होता है, आपकी चीजें भी चली जाती हैं जो आपके पास होती हैं। जैसे कि दिव्या सोनी अजय जी की चली गई, क्योंकि वासा जी के पास वो साधना करके आया था, प्रैक्टिकल भी हुए थे, जुड़ पा रहा था, सारा कुछ था, विसर्जित करवा दिए। तो इसे क्या कहेंगे। और अगर नहीं विसर्जित करवाते तो कुछ ना कुछ ऐसा पेंच फंसा देते, इनकी शक्तियां खुद बंद हो जाती। तो ये सारा कुछ होता रहता है। तो विषय 2000 का नहीं है, जहां 2 लाख लग रहे हैं वहां आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर आप वास्तव में करना चाहते हैं तो करिए। झूठ मूठ खेल मत खेलिए, क्योंकि इसमें आपको भी दिक्कत होने की संभावना है और आपको मिलने वाला कुछ है नहीं। साथ में आप नेगेटिव हो जाओगे किसी न किसी के लिए, तो वहां से आपका तारतम्य भी टूट जाएगा और गड़बड़ ही गड़बड़ होगी चारों तरफ से। तो कहने का मतलब है कि यही है कि जहां भी आप साधना करो उसकी प्रायोगिक प्रक्रियाएं भी समझो, प्रायोगिक प्रक्रिया समझने के बाद उनके प्रयोग भी करो। तो बस आज की चर्चा यही थी, क्योंकि काफी साधक आए हैं, उनके वीडियो आएंगे, आप वीडियो देखिएगा, उन चीजों को समझिएगा। और एक चीज और है कि शिवाशीष तिवारी जी आए हुए थे और अजय जी आए हुए थे। तो जैसे ही ये लोग आए और साधना आरंभ हुई, अजय जी इसलिए चले गए थे क्योंकि इनका प्रमोशन हो गया था, ये और ऊंचे पद पे पहुंच गए थे, तो इनका जाना बहुत निश्चित था, इसलिए ये चले गए, क्योंकि इनकी जगह पे किसी और को फिर प्रमोट कर दिया जाता। ऐसे ही शिवाशीष जी आए थे, उनके भी विभाग में कोई ना कोई छोटी सी दिक्कत थी, उनके यहाँ आने पर ही वो दिक्कत स्वतः दूर हो गई। तो ये स्थान की बात होती है, क्योंकि व्यक्ति ऐसे स्थान पे आया हुआ है जहाँ बाबा महादेव विराजित है, वो साधना शुरू करता है, मत्था टेकता है, तो बिन मांगे भी उसके कल्याण हेतु जो प्रक्रियाएं होती हैं वो स्वतः हो जाती हैं बाबा महादेव की कृपा से। तो ऐसा ही वो स्थल है, धमना धाम का जो स्थल है वो बहुत ही अद्भुत स्थल है और बहुत ही प्रभावी है। वहां पे आप एक बार कोई भी मनोकामना मांगते हैं, वो मांगने के तत्काल बाद ही उसके पूर्ण होने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं और वो मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है। तो बस आज की चर्चा यही थी। इन चीजों को आप समझिए और समझने के बाद साधना क्षेत्र में आगे बढ़िए, क्योंकि झूठ मूठ खेले सचमुच होए वाली बात हर जगह लागू नहीं होती है। क्योंकि झूठ मूठ खेलोगे, क्योंकि एक बंदा था जो झूठ मूठ खेलता था, शक्तियों का मजाक उड़ाता था और अपने आप पे सवारी दिखाता। हु हा ही ये ड्रामाबाजी चलती रहती है ना कि झूठ मूठ खेलने वालों की। तो ऐसे ही ड्रामाबाजी करता था, पता नहीं कौन से देवता का नाम लेता था। हुआ ये कि वो आज भी उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ है, पता नहीं कौन सी शक्ति उसके अंदर घुस गई है, तो उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त है और मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है, दवाएं चलती हैं उसकी। तो कभी भी झूठ मूठ ना खेलें, जो भी कार्य करें पूर्ण सटीकता से करें, समझदारी से करें, क्योंकि ये अज्ञात या अदृश्य ऊर्जाओं का क्षेत्र है। इसमें जरा सी चूक होने पर भी लंका लग जाती है। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं, यही चर्चा थी। और अगर आप किसी पारलौकिक समस्या हेतु, किसी पारलौकिक विषय से संबंधित कोई समस्या हो, उसके विषय में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप शाम को 5 से 7 के बीच में कॉलिंग 4 ऐप के द्वारा आप कॉल करके वो चीज़ें समझ सकते हैं, उनके उपाय ले सकते हैं। अगर कोई साधारण चर्चा है तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।